क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ये एक अच्छा क्वेश्चन, सीखने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। सीखने से मुराद ये है कि ये थोड़ा सा रूटीन से हटके क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन सेम आता, हमें एक पैराग्राफ दिया होता क्वेश्चन के अंदर, और ये जो लेजर है ये बनाकर ना दिया जाता और हमें कहता कि आप कॉस्ट का लेजर भी बनाए और एक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर भी फिर हम बना लेते हैं। अब ये हमसे भला क्यों नहीं हुआ? उसने एक लेजर खुद बना के दे दिया, मतलब हमारा आधा काम उसने कर दिया, आधा काम हमसे करवाया और हम नाराज हो गए। मतलब ये पेपर में जब क्वेश्चन आया था तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया था, जिस स्टूडेंट ने किया था उसकी डिस्टिंक्शन आई थी। मतलब इस सवाल की बेस पे ऊपर उसकी डिस्टिंक्शन आई थी। ये बाहर जो बोर्ड लगा हुआ मुजम्मिल महमूद के नाम से जो बच्चे का नाम लिखा हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी डिस्टिंक्शन आई, फिर FA2 के अंदर भी गोल्ड मेडल आया, फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस पेपर भी उसको। मजा क्या था कि वो बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं था, लेकिन उसका ये था कि उसका वैसे गॉड गिफ्टेड माइंड था कि उसे जो बात पूछी जाए ना समझ लग जाती थी। एक तो होता है ना हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो फोकस करके पढ़ता था। हाँ, उसमें ये जो बहुत अच्छी आदत थी, वो हमेशा क्लास में, आज तक मैंने नहीं देखा कि वो क्लास, किसी भी क्लास में वो 1 मिनट लेट भी हुआ, मतलब वो कभी लेट भी नहीं होता था, पहले क्लास में बैठा होता था, कोई भी क्लास होती थी। और क्योंकि मुझसे वो तकरीबन 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा है, 2 उसने, अब तो PRC में होता था, पहले PRC में ये अकाउंटिंग नहीं थी, ये कैफ में ही होती थी जब उसकी डिस्टिंक्शन आई थी। तो मुझसे जितने भी वो सब्जेक्ट पढ़ा उसमें किसी में उसकी कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी क्या, लेट भी नहीं है 1 मिनट। तो ये उसकी नेचर बहुत अच्छी थी। अदरवाइज वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं पढ़ता था, जैसे कि ज्यादा देर पढ़ना नहीं, फोकस करके पढ़ना वो उसका काम। अब इसमें उसने हमें व्हीकल अकाउंट बनाकर दे दिया, कहता है कि 1119 को आपके पास 11,400 इन 1000, और एक 2019 के अंदर एडिशन है, 2 डिस्पोजल है। देखिए ना, जो हम करते हैं उसने करके दे दिया। और एक बात उसने की कि आप ना मुझे 2 दफा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाकर दे दो बस। मतलब ये वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, वो कहता है कि आप ऐसा करो कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन भी फाइंड कर लो, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी फाइंड कर लो, वो सारा काम करके दे दो। कुछ इंफॉर्मेशन हमें देता है, कहता है हुआ ये कि हमने 5 व्हीकल खरीदे थे 1716 को, और हर एक व्हीकल कितने का था, 1500 का। तो जो 15 लाख है ना, हम इन 1000 में पढ़ रहे हैं। कहते हैं उनमें से एक व्हीकल आपने 2017 में बेच दिया, हम किस साल पर हैं, 2019 में। तो इसका मतलब है 2019 में इन 5 में से हमारे पास कितने होंगे, 4। हम वो लेजर के अंदर वो एसेट्स होते हैं जो हमारे पास मौजूद होते हैं। इसका मतलब है हमारे पास टोटल एसेट्स 2019 में इनमें से 4 है, 5 नहीं है, क्योंकि 17 वाला तो बेच दिया, जो 17 में बेचा होगा एसेट भी उसका खत्म कर दिया होगा, अक्यूमुलेटेड एसेट भी खत्म कर दी होगी, तो 5वें एसेट की कहानी 2019 में करनी ही नहीं। आगे चलते हैं। फर्दर 3 व्हीकल आपने परचेज किए 1118 को, और वो एक व्हीकल कितने का खरीदा, 18 लाख का, और रेजिडुअल वैल्यू हर एसेट की 30% है, उसकी कॉस्ट का 30%। कहता है कि आपने दिसंबर 2019 में 20% स्ट्रेट लाइन मेथड से एक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर बना दें, और 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। 8 नंबर का ये सवाल पेपर में आया हुआ है, और अगर ये FR1 में भी आता तो ऐसे ही आता। अब हमारे पास क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है, सबसे पहले मैं ए पार्ट करने लगा हूं इसका, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विद स्ट्रेट लाइन मेथड। आपने मेरा एक तरीका कार नहीं चेक किया, मैंने सवाल पढ़ा और सवाल शुरू कर दिया, मैंने ये देखा ही नहीं मुझे सवाल आता है या नहीं। पेपर में अगर आप ये देखने बैठ गया कि मैंने सवाल शुरू कहां से करना है, रिक्वायरमेंट पढ़ो, सवाल शुरू कर दो, अल्लाह आपके रास्ते आसान कर देगा। सोचना नहीं है। रिक्वायरमेंट में लिखा था अक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर बनाओ, तो मैंने बना दिया लेजर। अब आगे कुछ होगा तो ठीक है, देखी जाएगी। अब सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम, आप सबने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो पहला प्रॉब्लम था कि इसका ब्रॉड ऑन नहीं था।
क्या इसका ब्रॉड ऑन होगा या होगा ही नहीं? होगा, क्योंकि एसेट्स हमारे पास ब्रॉड ऑन है, तो इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ब्रॉड ऑन होगा। अब अगली कुछ टेक्निक्स, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर आपको डेट बता दी जाए ना, तो हम फाइंड कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब 1119 ब्रॉड ऑफ, वो हमारे पास नहीं है, और मैं क्या करने लगा हूं उसके लिए एक वर्किंग नंबर 1 ब्रॉड ऑन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये सबसे अच्छी वर्किंग का तरीका होता है कि आप जिसकी वर्किंग करें उसका नाम भी लिखें। क्या मतलब है ब्रॉड ऑन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का? मतलब 1119 तक, 1119 तक या 31 दिसंबर 18 तक, एक ही बात है। आपके पुराने एसेट कितने डेप्रिशिएट हो चुके थे, उसने सबके बारे में बताया तो है हमें। अब देखें, कहता है कि आपने 5 एसेट्स 1716 को खरीदे थे 15 लाख के हिसाब से, और एक बेच दिया, बाकी हमारे पास कितने हैं? 4। इनमें से 4 की एक्यूमुलेटेड एक्शन फाइंड करेंगे आप। कब से? 1716 से लेकर 1119 तक या दिसंबर 18 तक। ब्रॉड ऑन की तो वही डेट है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं फार्मूले के बगैर करना चाहता हूं, फार्मूला तो बहुत आसान कर देता है ना चीजों को, फार्मूले के बगैर करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा 1716 को, मेरे पास एक एसेट की पहले बात कर लेता हूं, 1500 का एक एसेट था, 30% इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, 450 कितना? 450। एक एसेट की मैं बात कर रहा हूं, 1500 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय रेट, कितना? 0.20%। अब मैंने कितने सालों की, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, और आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से फाइंड होती है, पीआरटी, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई, मतलब ये कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कितना टाइम बनता है? 2016 के 6 महीने, 2017 का पूरा साल, 2018 का पूरा साल, तो टोटल कितना टाइम हो गया? 2.5। कितना आंसर आ गया? 520। ये एक एसिड की 2.5 साल की डेप्रिसिएशन है या 4 की है? एक की है, 1500 एक की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 4, 21। अब आप ये पूछ सकते हो सवाल, सर 5 एसिड थे, आप 4 एसिड के साथ कर रहे हो, मेरे पास 2019 में कितने एसिड, मैंने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखनी है, जो यही तो कॉन्सेप्ट है। अब एक बंदा ये सवाल करेगा कि 5 एसेट को साथ लेकर आएगा, 2017 में बेचेगा, फिर आगे चलेगा, तो इसका मतलब है उसका बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा। ये इसको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास 5 नहीं अब 4 एसेट है, उस 4 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले ले। आप अलग अलग हर साल की भी कर सकते थे। फिर क्या यही 4 एसेट थे या कोई और भी एसेट है 2019 के अंदर? वो कब खरीदे हैं? उनकी वैल्यू कितनी थी? 1800। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, फार्मूला पता है ना, कॉस्ट है 1800, 30% उसकी रेजिडुअल वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय 20%, कितनी वैल्यू आ गई? और मल्टीप्लाइड बाय 1 क्यों किया? 19 तक एक साल ही बनता है, 1119 तक कितना आ गया? इसका एक, इसका 25, ये क्या तीनों एसेट्स की है, मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया? 756। लो जी, आपके पास ये दो जो डेप्रिसिएशन आई है, ये एक्यूमुलेटेड है 1119 तक। जब जब जो एसेट खरीदा उनकी हमने डेप्रिसिएशन फाइंड कर ली, सबको प्लस करेंगे, हमारे पास उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, कितनी आ गई? 2856। काम हमारा हो गया। सबसे पहले जो टारगेट था वर्किंग नंबर 1 हमारी पूरी होगी, 2856।
आप मुझे बता दिया करें कि अगर कोई कैलकुलेट यानी नोट कर रहा है और उसको कोई परेशानी है तो बता दिया करें। डन। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर ली थी। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मुझे याद है कि इसमें एक तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आती है, उसका मुझे एक तरीका सीखा हुआ मैं, वर्किंग नंबर 2। फिर 2 एसेट मैंने बेचे हैं, डेट है बेचने की 30 अप्रैल और 30 सितंबर, 30 अप्रैल और 30 सितंबर। 2 मेरे डिस्पोजल हैं और उन डिस्पोजल की भी मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। बहुत आसान सा काम है। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की वर्किंग कर ले। 3 स्टेप। वर्किंग नंबर 2 डेप्रिसिएशन फॉर 2019 किस मेथड से कर रहे हैं फिलहाल? सबसे पहला ब्रॉड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन माइनस। अच्छा मुझे ये बताएं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ब्रॉड ऑन की कॉस्ट लूंगा या ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू लूंगा? स्ट्रेट लाइन मेथड में ब्रॉड ऑन की कॉस्ट और जो एसेट बेचे हैं उनकी भी कॉस्ट। अच्छा अब आप लोग इधर उधर देखने लग गए कि हम तो बना ही नहीं रहे व्हीकल का लेजर, तो वहां हमें कहां से ब्रॉड ऑन मिलेगा? अल्लाह के वलियो, ये चीज आपके लिए ही है। 11,400 प्रूफ चाहिए। 1500 वाले कितने एसेट आपके पास है? 4। और 1800 वाले कितने हैं? 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करो 6000 और 1800 को 3 से मल्टीप्लाई करो 5400। 6000 को 5400 में प्लस करो तो यही 11400। गॉट इट? तो ब्रॉड ऑन आपके पास है तो सही, और डिस्पोजल की वैल्यू भी है। ये उसकी कॉस्ट है या बुक वैल्यू है? कॉस्ट है। तो काम तो हो गया हमारा। ब्रॉड ऑन की कॉस्ट कितनी है? 11,000 माइनस डिस्पोजल, एक 1500 वाला, एक 1800 वाला। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो जल्दी जल्दी काम करते हैं, जिनको जल्दी होती है पेपर हल करने की, वो गलती कर बैठते हैं। तसल्ली से अगर आप ओरिजिनल मेथड अप्लाई करोगे ना, इधर उधर ना जाओ, आपका पेपर 3 घंटे में पूरा हो जाए। अगर आप इधर उधर चले गए ना, टाइम फिर खराब होता है। तसल्ली से सवाल करना है, मेरे पास कितनी वैल्यू बच गई? अब जो लोग ने रट्टा लगाया हुआ है वो तो क्या करेंगे? 11,400 माइनस 1500 माइनस 1800 मल्टीप्लाई विद 20%। तो भाई रेजिडुअल वैल्यू भी तो है। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अब आप सवाल करोगे सर पहले ना रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते। ओ भाई हमने ब्रॉड ऑन को डेप्रिशिएट करना है, ये मेरा ब्रॉड ऑन बच गया डिस्पोजल के अलावा। अब इसका 30% माइनस कर तो 8100 का 30% कितना बन रहा है? 2400 मल्टीप्लाइड बाय 20%। ये मेरे पास ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन है। नहीं समझ लगी इस बात की मुशर्रफ? पहले मैंने ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल किया और आप मुझे कह सकते थे सर आप तो डायरेक्ट रेट अप्लाई कर देते थे, तो तब रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती थी। अगर रेजिडुअल वैल्यू हो तो पहले एक ब्रॉड ऑन फाइंड करना है, माइनस करके डिस्पोजल, फिर रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके फिर रेट अप्लाई कर। कितना? 1134। सर मैंने पहले ब्रॉड ऑन की और उसकी रेजिडुअल वो तो मसला टाइम तय किया ना मैंने आपको। क्या आंसर तो यही होना है, जितना वो कहते हैं ना स्मार्ट वर्क भी करना होता है पेपर। अब मेरे पास उसके बाद अगला स्टेप क्या है? डिस्पोजल। एक डिस्पोजल की डेट है 30 अप्रैल 2019 और वो है 1500। बस गलती इस चीज की हो सकती है कि आप 30% भूल जाओगे। पेपर में अगर कोई गलती हो सकती है ना तो रेजिडुअल वैल्यू बंदा भूल जाता है, क्योंकि नॉर्मल रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती, और जब देता है तो फिर हम करते हैं। कितना माइनस करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 20%, मल्टीप्लाइड बाय 4/70। एक और डिस्पोजल भी है 30 सितंबर 2009, 1800 वाला, माइनस 30% उसका, मल्टीप्लाइड बाय 20%, मल्टीप्लाइड बाय 9/12,
189। एडिशन फिर उसके बाद एडिशन की बारी आ गई, 172,090। कितने का? 2000 का। 2000 में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेगी, क्योंकि उसने कहा सारे एसेट्स की रेजिडुअल वैल्यू उसकी कॉस्ट का 30% है, तो 2000 कॉस्ट है, उसका 30% माइनस किया, मल्टीप्लाइड बाय 20%, मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 140। खत्म होगी बात जी। 15 डबल, ये हमारे पास एक काम हो गया, 1533। डन। कोई बात पूछनी है तो पूछ ले, परेशानी हो ना ही सोना है। ब्रॉडन ऑस्ट्रेलियन मेथड में क्या करते हैं, ब्रॉडन की कॉस्ट वो हमें कहां से मिली? लेजर से, माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट। ये भी हमें कहां से पता चला? ये कौन सा लेजर की बात हो रही है? ये लेजर बताया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये ब्रॉडन की कॉस्ट बताई हुई है और ये जो एसेट बेचे हैं उनकी कॉस्ट बताई हुई है, ओके। फिर यहां पर हम आए, ब्रॉडन उनमें से डिस्पोजल माइनस किया, बच गया 8100। आप कहेंगे सर ये क्या माइनस हो रहा है? ये उसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस हो रही है स्ट्रेट लाइन मेथड के रूप से, ठीक है जी। कर दे, ये तो मैंने समझाना भी तो होता ना आप लोगों को। आप ऐसा करो उसमें से 2430 भी माइनस कर दो, फिर कर दो। हाँ जी, हो गया काम हमारा वर्किंग टू वाला 15। अब यहां से फिर कॉमन सेंस स्टार्ट होती है। कुछ लोगों को क्योंकि रटा रटाया काम होता है, वो जो बेचे हैं उनकी एक्यूमुलेटेड एक्शन फाइंड करते हैं, किस मेथड से? वो अलग से एक फार्मूला लिखते हैं जो हमने याद किया होता है कि 1500 माइनस 450 मल्टीप्लाई बाय टाइम काउंट करते हैं और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। लेकिन जो थोड़े से समझदार होते हैं वो कहते हैं कि ये देखिए कि ये जो 525 डेप्रिसिएशन आई है, ये 1500 वाले एसेट की 2.5 साल की है। 1500 वाले एसेट की, एक एसेट की 2.5 साल की है, और इस साल उस एसेट के ऊपर 70 डेप्रिसिएशन और आ गई। वो इन दोनों को प्लस करता है और उसके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है। ये वो बंदे होते हैं जिनको सही पता होता है मैं करके आ रहा हूं, और जिसने आंखें बंद करके रटे लगाए होते हैं वो क्या करता है, उसका भी सवाल ठीक हो जाता है, बस कुछ सेकंड, कुछ टाइम, 1 मिनट, आधा मिनट ऊपर लग जाता है। मतलब जिस बंदे को इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी आती है वो तो सिंपल क्या करेगा, वो कहेगा कि मेरे पास ये जो 525 है ये एक एसेट की 2.5 साल की डेप्रिसिएशन है 1500 वाले की, और 70 अगले 4 महीनों की प्लस करेगा। दूसरा बंदा क्या करेगा, इस 552 को, ये 1800 वाले की है, और इसके अंदर 189 ऐड कर देगा। और जिस बंदे को इस बात की नहीं समझ लगी वो क्या करेगा, उसके लिए भी हम कर लेते हैं। वो कहेगा वर्किंग नंबर 3, accumulated depreciation of disposal 1। वो कहेगा जनाब मेरे पास जो एसेट था वो 1500 का है, उसमें से मैंने कितना माइनस कर दिया, ये क्या 450 क्या है भला, मल्टीप्लाइड बाय, वो टाइम काउंट करेगा। वो कहेगा मेरे 6 महीने हैं एक, 2 साल एक, 4 महीने एक। गॉट इट? ये बात समझ लगी है? कब खरीदा था एसेट? 2016 में। 2016 का पूरा साल था, 6 महीने थे। फिर 17 और 18 का पूरा पूरा साल था, और 19 के कितने महीने हैं? आंसर बताएं। 525 और 70 का प्लस करके वही आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 20% भी करना है। 595, और आप 525 और 70 को प्लस करते तो कौन बंदा बेहतर होगा पेपर में बैठ के, वो जो 525 और 70 को ऐड कर देगा, वो वही ऐड करेगा जिसको पता है, या फिर वर्किंग 3 लिखेगा 590, फिर वो वर्किंग 4 भी लिखेगा, accumulated depreciation of disposal, किस डेट वाला, 30 सितंबर 19 वाला। वो लिखेगा मेरा 1800 का एसेट है,
540 वो माइनस करेगा, मल्टीप्लाई बाय 20% करेगा, मल्टीप्लाई बाय एक साल पूरा 18 वाला और 9 कितना 441 और अगर आप 189 और 252 को प्लस करते तो भी यही आता 441। अच्छा पेपर में आपने अल्लामा इकबाल ना बनने की कोशिश करना, समझ लगती है तो इस्तेमाल करो, नहीं समझ लगती तो फिर यही कर लो। ये ना हो कि जीनियस बनने के चक्करों में सवाल ही गलत करके आ जाओ। क्या टोटल आ गया 31 दिसंबर 19 हमारा क्या होगा 33। ये आपका 8 नंबर का ये सवाल था, ये वाला 2 पार्ट थे ना 8 नंबर के, ये 8 नंबर का पार्ट। इसमें सिर्फ ये था कि जिसको कॉमन सेंस वाली बातें थी तो उसके लिए सवाल आसान था और बाकी लोगों के लिए मुश्किल। सर मुश्किल तो इधर पर लंबा था। आप 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको पता है आपके पास टोटल टाइम कितना होता है, तकरीबन आधा घंटा, यानी 16 नंबर के सवाल के लिए, और मेरे ख्याल में आधे घंटे में ये सवाल हो सकता है। और अगर अभी हमने फार्मूले शामिल नहीं किए, जब फार्मूले तो आपका टाइम और कम हो जाए। नेक्स्ट इसका पार्ट जो था वो करना था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सेम क्वेश्चन है, अब आपके पास मैं पहले वर्किंग कर देता हूं। वर्किंग नंबर 1 ब्रॉड डाउन ऑफ accumulated depreciation 1760। चाहो तो आप सारे एसेट इकट्ठे करके स्टार्ट कर दो या पहले एक एसेट की वर्किंग कर दो, क्या करना चाहिए? अगर हम सारे एसेट को इकट्ठा करके करेंगे ना तो डिस्पोजल की वर्किंग हमें दोबारा करनी पड़ेगी, और अगर एक एसेट की वर्किंग करेंगे एंड पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्पोजल की वर्किंग दोबारा, क्योंकि डिस्पोजल की वर्किंग भी साथ ही होगी एक एसेट की। तो 1716 को 1500 का एसेट हमने खरीदा था, पहला साल का बैंड हुआ था दिसंबर 16 मल्टीप्लाइड बाय 20%, सॉरी 25 है, जो WD मेथड है ना उसका रेट 25 है, मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, कितना आंसर आ गया 187 कितनी बुक वैल्यू बच गई 1312.5। फिर साल आया दिसंबर 2017 मल्टीप्लाइड बाय 25%, 328.125 कितना आ गया 984.375 दिसंबर 18 मल्टीप्लाइड बाय 25%, 246.1। बुक वैल्यू भी बता दें 938 738.228, बस इतना ही काफी। अब ये हमारे पास एक एसेट का काम हुआ है, हम क्या करेंगे, ये वाली डेप्रिसिएशन, ये वाली डेप्रिसिएशन और इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी 1500 वाले एसेट की। अभी 1800 वाले एसेट भी हैं, इन तीनों को प्लस करें कितना बनता है 761, ये 762 कर लेते हैं, पॉइंट को जाने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, ये 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये तो एक एसेट का काम किया है,
4 एसेट्स हैं 304748। अब यहां पर हम 1118 1800 वाला एसेट मल्टीप्लाइड बाय 25%, दिसंबर 18 तक कितना आंसर आ गया? 450 बच कितना गया? 1350 और इसमें सिर्फ यही है? 450 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से 1300। अब आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भला कौन सी आ गई? एक ये 3048 और एक ये 1350। इन दोनों को प्लस करेंगे, वो 3 एसेट्स किया है, वो 4 एसेट्स किया, तो हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी ब्रॉड ऑन की। अब ये समझो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1119 ब्रॉड ऑन, वर्किंग नंबर 1 या 2 जो भी नाम देंगे, किया प्लस आपने 439। क्या किया हमने? इन दोनों को प्लस किया, जो 4 एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी और जो 3 एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों को प्लस करके हमारे पास आंसर आ गया। ये देख लें, ये 4 एसेट्स की है और ये 3 एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक होगी बात? अब इसके बाद यहां पर क्या काम होता है हमारा? दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन, वर्किंग नंबर 2, और यहां पर अप्रैल 19 डिस्पोजल और 30 सितंबर 19 दूसरा डिस्पोजल। अब हमें चाहिए यहां पर वैल्यू। सबसे पहले फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वर्किंग करें। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो हमें चाहिए होती है वो अवेलेबल है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, आज लगता है ऑफिस जी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए सारे लोग फिर से जिंदा हूं। सबसे पहला ब्रॉड ऑन माइनस, लिखना छोड़ दें, हमें चाहिए WDV मेथड में ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू और डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू। सब कुछ आपके पास है, कोई एडिशनल वर्किंग नहीं चाहिए। कैसे? आपको ब्रॉड ऑन चाहिए, ये आपके पास एसेट का ब्रॉड ऑन पड़ा 11,400, ये तो कॉस्ट है। इसमें से अक्यूमुलेटेड एक्शन का ब्रॉड ऑन माइनस करेंगे, वो अभी आपने फाइंड किया। ये ना कहना कि स्ट्रेट लाइन वाला मेथड वाला माइनस कर देना। कौन सा माइनस करना है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला। तो 11,400 में से माइनस कर देंगे 4398। ये हमारे पास किस चीज का आंसर आएगा? ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू, ब्रॉड ऑन की। चले जी, लिख लेते हैं ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू। कितनी अमाउंट आई? 700 माइनस 2 एसेट बेचे हैं, उनकी बुक वैल्यू वो भी है, ढूंढो। जो एसेट आपने यानी बेचे हैं उनकी बुक वैल्यू जो चाहिए वो भी आपके पास है। भला कहां पर? ये जो 738.28 है ये बुक वैल्यू तो है। आप कहेंगे सर ये तो आपने एक्यूमुलेटेड एक्शन फाइंड करने के लिए की थी। मेरे भाई आप लोग अगर आप ये देखो तो 1501 एसेट की वैल्यू है और दूसरी बुक वैल्यू क्या है? 1350। तो आपको अलग से बुक वैल्यू भी फाइंड करने की जरूरत। बात फिर वही घुमा के एक ही बात आएगी, जिस बंदे को इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी आती है और पता है उसका पेपर 10 मिनट पहले हल हो जाता है।
कि जिन लोगों को पता नहीं होगा वो एक ही वर्किंग दो दो तीन तीन दफा करते हैं। अब देखो आपको ने वर्किंग अलग पड़ते हैं ना, हम नॉर्मल। अब अगर दोबारा से ये फाइट करने बैठ जाओ तो आपने टाइम ही जाया किया। तो क्या करेंगे जनाब, और अगर किसी को इस बात की ना समझ लगे तो परेशान ना हो, हमने 50 नंबर फिर भी ले लेना है। 50 नंबर हमारा ही होता है। 1 2 चलो 8 9 की खैर है। फिर उसके बाद डिस्पोजल 30th वाला पहले 738.28 मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 61 पॉइंट। फिर आ गया 30 सितंबर 19, क्या वैल्यू है 1350 मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 253। एडिशन आ गया। एडिशन की डेट क्या है 2000 का एडिशन मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1794 1794, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब आपको पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर ये चीजें ना प्रैक्टिस से आती हैं, जान ना छुड़ाया करो चीजों को, ना फोकस भी किया करो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड हो चुकी होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी फाइंड करनी पड़ती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर हम लेजर बना रहे हैं तो डिस्पोजल की भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड हो चुकी होती है। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आ गई 17। डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पर चेक कीजिएगा 187.5 328.1 246, जो कि कितनी अमाउंट आई थी 762। ये ही लिख दे या इसमें कुछ और प्लस माइनस करना है, ये 762 है साल के शुरू तक, जो 4 महीने इस्तेमाल किए हैं उसको भी तो ऐड करना है। तो 4 महीने की डेप्रिसिएशन आपको यहां से मिल जाएगी फॉर द ईयर में, कितनी वैल्यू आ गई 8824। और जो दूसरा एसेट है 450 यहां से मिल गई, और 253 यहां पर 70। अब तो बस टोटल ही रह गया इसके और कैरी करना। तो ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका है जनाब, ये फुल फ्लैज वर्किंग है। 8 नंबर का बी पार्ट, इसको देख लें। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने शेयर कर ही देनी है। तो उसके बाद आप ना यहाँ पर अगर आपको लिखते हुए कोई चीज मिस हो जाए तो परेशान ना हुआ कर, रिकॉर्डिंग तो आपके पास पहुंच ही आती है। जो चीज यहाँ पर परेशानी है वहां पर दोबारा सुन लिया करें, ठीक है। समझा जरूर करें, समझना यहाँ पर जरूरी है। हाँ चलो, मेन है ही IE16। अगर आप लोग IE16 समझ गए ना तो आप अकाउंटिंग में कभी भी नहीं रुकोगे। FR1 में नहीं, अकाउंटिंग में, आने वाली अकाउंटिंग में आपने कभी नहीं रुकना। उसकी वजह ये होती है कि सबसे बड़ा टॉपिक ये है। बाकी हाँ, जो नई अकाउंटिंग आ रही है ना FR1, उसमें एक बड़ा टॉपिक सिंगल एंट्री भी है। हो सकता है आप उस शर्त से बच जाओ, आप पहले निकल जाओ। और ये है आपकी दूसरी वर्किंग, दूसरा सवाल। हाँ जी, नेक्स्ट आगे चले थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं किसी को। अच्छा, जिसको कंफ्यूजन होती है वो पूछता भी नहीं है, कंफ्यूजन हो तो पूछा करे। अच्छा, आपने जो सवाल, कितने लोगों का सवाल नहीं ठीक था? दूसरा नहीं ठीक था, किस वजह से? ब्रॉड हो जी।
मैं बताने लगा। अच्छा, आपने अभी देखा है, अभी तक जो मैं जितने भी सवाल करवा रहा हूँ ना, आपको इंट्रो के करवा रहा हूँ, थोड़ी बेस बनाने के। हाँ, अभी इसके नंबर अगर देखें तो 16 नंबर का ये सवाल है, 3 लेजर। अच्छा, वो वाला जो सवाल अभी हमने किया है ना, उसमें लेजर, एक लेजर उसने बनाकर दिया था और एक लेजर हमसे बनवाया, यानी कॉस्ट का बनाकर एक्यूमुलेटेड एक्शन, और इसमें हमसे तीनों लेजर बनवा रहे हैं हम इस क्वेश्चन, क्योंकि हमने सब कुछ खुद करना है अपने हाथों से, किसी की इस्तेमाल की हुई इंफॉर्मेशन हमें मौत पड़ जाती है। लेकिन ऑडिट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ऑडिट के अंदर जब ऑडिट करते हैं तो पिछले साल की इंफॉर्मेशन, बल्कि हम इस्तेमाल ही लोगों की इंफॉर्मेशन करते हैं। ऑडिट होता है किसका है, लोगों ने काम किया होता है उसको चेक करना, तो इसलिए हमें लोगों का काम चेक करने में ज्यादा आसानी नजर आनी चाहिए, ना कि खुद से हाथ से काम करने, क्योंकि ऑडिटर का काम हाथ से काम करना नहीं है, उसका काम होता है चेक करना, दूसरों का काम चेक करना। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, पहले तो वो कहता है 1118 को आपका ब्रॉड डाउन ये है और अक्यूमुलेटेड एक्शन का भी ब्रॉड डाउन दे। 1 अप्रैल 18 को आपने एक बात देखी होगी कि जब मैंने आपको एक्सचेंज के सवाल करवाए थे तो यही सारे थे, वो सारे पास पेपर की वो ट्रांजैक्शन मैंने आपको साइड पे करवा दी थी। 1 अप्रैल 18 को एन ओल्ड मशीन हैविंग फेयर वैल्यू 3,40,000 एक्सचेंज विद द न्यू मशीन, द बैलेंस ऑफ द प्राइस वाज पेड थ्रू द चेक 680, लिस्ट प्राइस है 11,30,000 और पुराने एसेट की वैल्यू है 8,70,000। तो हमने तो पहले एसेट जो नया खरीदा उसकी कॉस्ट चेक करनी है, वो कितनी है 3,40,000 प्लस ये है नए एसेट की कॉस्ट एक्सचेंज रूल के तहत। पुराने एसेट की कॉस्ट कितनी है 8,70,000, एक एडिशन है और एक डिस्पोजल। फिर आ जाए तीसरे पॉइंट पे, on 1st Feb 2018 a plant having a list price 10 million was acquired, a trade discount 5% allowed on the list price। तो 10 मिलियन में से तो पहले 5% निकाल देंगे, इन 1000 में कर लेते हैं सारा ही, तो 5% कितना 5,000 बनता है या 500 बनता है, बाकी कितना बच गया 9500। अच्छा, 1000 में कर रहे हैं ना 9500। आगे वो कहते हैं द प्लांट वाज रेडी टू यूज ऑन 1 अगस्त 2018। चलो ये बात पैसे तो अलग से बतानी नहीं पड़ी, एसेट को डेप्रिशिएट किस दिन से स्टार्ट करते हैं, ये आप लोग सब ने इंट्रो में पढ़ा हुआ, दोबारा भी एक दफा बता देता हूं। देखिए, एसेट कब खरीदा, कब इस्तेमाल किया और कब रेडी फॉर यूज है, तो जिस दिन रेडी फॉर यूज होता है डेप्रिसिएशन उस दिन से लेना स्टार्ट करते हैं। ये बात आप लिख लो अपनी बुक के ऊपर या नोट्सों के ऊपर, डेप्रिसिएशन किस दिन लेना स्टार्ट करते हैं, जिस दिन एसेट्स अवेलेबल फॉर नहीं, बुक्स के अंदर एक होता है रिकग्निशन, रिकग्नाइज हम करेंगे जब हमें रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। और हमने डेप्रिसिएशन किस दिन लेना स्टार्ट करनी है 1 अगस्त 2018 को। अब आगे चलते हैं, वो कहता है फ्रेट चार्जेस क्या करेंगे प्लस कर देंगे, किसके अंदर 9500 के अंदर, कंसल्टेंट फी ऐड कर देंगे, ये प्रोफेशनल चार्जेस हैं 540, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऐड कर देंगे, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड, स्टाफ ट्रेनिंग, ओपनिंग सेरेमनी, ये ओपनिंग सेरेमनी क्या होती है और देख बनाना वो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होते हैं ना, जब भी कोई काम करते हैं वो कहते हैं कि चलो जी अल्लाह के नाम की 8-10 देके चढ़ा दो। ये वो ओपनिंग सेरेमनी पे जो 1 लाख खर्चा हुआ है ना आपका, ये वो देख बनाई है। ये जो हम जैसे लोग, जैसे गरीब लोग, हम जैसे लोग जब ये काम करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, वो अल्लाह के नाम के लिए कोई सदका खैरात करते हैं। तो बिजनेसमैन जब वो बड़े लोग होते हैं उनको तो अल्लाह याद ही नहीं होता, तो वो के लिए ओपनिंग सेरेमनी में सियासतदान लोग बुला लेना या इस तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा लेना,
वो उस तरह से काम करते हैं। तो मेन है भूखों को खाना खिलाना, वो अमीर भूखों को खाना खिलाते हैं, हम गरीब भूखों को खाना खिलाते हैं। तो ये भी हमारा एडिशन है। कितना आ गया टोटल? 11 लाख यानी 11,300 इन 1000 फार्म में, ये हमारे पास आ गया एडिशन। फिर उसने कहा जी ऑन 1 अक्टूबर 18 अनदर मशीन वाज सोल्ड, पहले भी तो बेची है, एक्सचेंज नहीं की थी 8,70,000 वाली। It was acquired on 1st January 15, had a net book value 512 on 1st January 18, a cost of which 25,000 was incurred on to its disposal। अब ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सवाल है, ये पूरी पूरी मौत होती थी तब, अब तो FR1 के तो फिर भी चीजें आसान लगती हैं। फिर डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इस सवाल के अंदर 2 डिस्पोजल हैं, 2 एडिशन है। उसने हमसे कहा कि कॉस्ट का लेजर बनाओ, मैं आपको 6 नंबर दे दूंगा। अक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर बनाओगे 6 नंबर मिल जाएंगे, और डिस्पोजल का लेजर बनाएंगे तो 4 नंबर आपको। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा आसान जो चीज है वो क्या थी? वो कॉस्ट का लेजर ही था, लेकिन उसमें एक चीज इंटरेस्टिंग थी, कॉस्ट का लेजर मैच कर लें जरा, हो सकता है आपका कोई गड़बड़ हो जी। 1118 इन 1000 में करने लगे हम भी, 12,000। अब एक आपके पास एक्सचेंज हुआ 1 अप्रैल 18, एक डिस्पोजल एक एडिशन। 1418 कितना? यहां पर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आएगी जो बेचा। फिर एक एडिशन किया, हम डेट यही लिख लेते हैं 1818। कितना हो गया? सही, यहाँ पे 180 नहीं आएगा, 1818 ही लिखा है। नहीं आएगा, 12 एक मिनट, 11,300। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जब एसेट मैंने खरीद कर आया ना, तो तब था वो 10,000 का, फिर उसके ऊपर इंस्टॉलेशन करवाई, सारा कुछ करवाया, वो 11,300 का कब हुआ? 12 को था तो देखिए ना, आपने रिकग्निशन क्राइटेरिया नहीं पढ़ा फिर गौर से। रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है कि एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल। तो कॉस्ट जो 10,000 थी वो रिलायबल है या 11,300 रिलायबल है? तो जिस दिन कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल होगी ना, उस दिन, और उसकी कोई डेट ना बताई हो, तो हम यही समझेंगे कि जब वो रेडी फॉर यूज हुआ है उस दिन सारे काम कंप्लीट हुए। ठीक है, फिर ये असम्पशन लेते हैं। हाँ जी, गलती तो होती है, लेकिन वो इतनी बड़ी गलती नहीं कंसीडर करता। हाँ जी, दूसरा डिस्पोजल की डेट क्या है जनाब? 31 अक्टूबर। हाँ, पूरे सवाल के अंदर कोई अगर टेक्निकल बात ही तो इसमें थी। कहता है अक्टूबर 2018 अनदर मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹334,000। इट वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 15। मतलब 1115 को एक एसेट खरीदा था, उसकी बुक वैल्यू 1118 को है 5,12,000। अब इसका मतलब यह है कि हमें कॉस्ट नहीं गिवन जो ऐसे बेचा है। इसके 2 तरीके हैं फाइंड करने के, या तो 100 ऐड कर लो या फार्मूला लगा। अच्छा, अभी तक मैंने फार्मूला बताया नहीं, आप इस्तेमाल भी कर रहे हो। अच्छा चलो, इसमें तो मंथ है ही नहीं, कितने साल बनते हैं? 3। फार्मूला हमारे पास है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आई आर या की पावर n। बुक वैल्यू कितनी है? 5,12,000। कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, रेट कितना? 20%, तो लिख दो 0.80।
वो इन 1000 में 1000 बन गया। जो हमने एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट है 1, खत्म हो गया। अब ओवरऑल देखिए इस 6 नंबर में टेक्निकल बातें कौन कौन सी थी? तकरीबन सारी टेक्निकल बातें थी, मतलब कॉन्सेप्ट सारे थे। इसके अंदर एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर कॉस्ट ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर रिवर्स वर्किंग का कॉन्सेप्ट था। 6 नंबर उसने ऐसे नहीं दे दिए। अगर ये सिंपल होता तो 2 नंबर का देता, प्लस माइनस करना होता तो बस। तो कॉन्सेप्ट सब में थे। अब किसी ने गलती क्या की होगी? पहली गलती लोगों ने इसमें की होगी, तो एक्सचेंज के केस में उन्होंने क्या किया होगा? लिस्ट प्राइस ले ली होगी। दूसरी गलती ये होगी कि इसमें कोई एक्सपेंस गलती से कोई प्लस माइनस कर दिया होगा और इसको डायरेक्ट 512 से काम कर दिया होगा। तो ये गलतियां वो हर जगह पर करवा रख सकता है। ये हमारा लेजर कैड ऑन, किसी के पास है तो बता दे। 231 उसके बाद उसने हमसे अच्छा एक्यूमुलेट अब आगे हो जाएगा ना सबका। अब हम चलते हैं नए छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ। आज बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, पुराने कॉन्सेप्ट। एक चेंज इन एस्टिमेशन बता देता हूँ और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहले हम लिख लें डेप्रिसिएशन ऑफ सिग्निफिकेंट पार्ट्स। डेप्रिसिएशन ऑफ सिग्निफिकेंट पार्ट, इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपके पास एसेट ऐसा जिसके पार्ट्स की अपनी लाइफ हो, जिसके पार्ट्स की अपनी लाइफ, जैसा कि आप लोग एक बस खरीदते हो बड़ी वाली, उस बस में आप कहते हो कि जनाब उस बस का ना जो इंजन है वो हम हर 10 साल के बाद रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब है उसके इंजन की लाइफ 10 साल है। आप कहते हो कि जनाब उसके जो टायर्स हैं उसकी लाइफ आप कहते हो कि जनाब तकरीबन 6000 आवर्स है। फिर आप कहते हो जनाब उसकी जो बाकी बॉडी है उसकी जो लाइफ है वो आप कहते हो जी 25 साल है। अब एक बस है और बस की जो कॉस्ट है वो भी हम कर लेते हैं तकरीबन कोई 90 लाख कर लेते हैं। अब 90 लाख की एक बस है जिसमें 3 मेन उसके पार्ट्स हैं, सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं, सबकी लाइफ अलग अलग है। अब जब हम 9 मिलियन को डेप्रिशिएट करेंगे, जिसमें इंजन भी है, जिसमें टायर्स भी हैं, जिसमें बाकी बॉडी भी, तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग करेंगे इसके हिसाब से। इसके इंजन की कॉस्ट पूछेंगे भी कितनी है, फिर इसके टायर्स की कॉस्ट पूछेंगे कितनी है, और बाकी बॉडी की कॉस्ट कितनी है। अगर उसकी सिग्निफिकेंट पार्ट है ना तो फिर उनकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट भी होगी। सपोज दैट वो कह देता है कि जनाब जो इंजन की कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए, जो टायर की कॉस्ट है वो 6 लाख रुपए है। बाकी 9 मिलियन में से अगर हम 16 लाख माइनस कर दें तो बाकी कितना बच जाता है? 74। जब भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह से सिग्निफिकेंट पार्ट गिवन हो, आप उनको अलग अलग डेप्रिशिएट करेंगे और समझेंगे कि अलग अलग एसेट्स हैं। और जब 10 साल इंजन अपनी लाइफ पूरी कर लेगा या टाइम से पहले आप उसको रिप्लेस कर दोगे तो उसको ऐसे ट्रीट करना जैसे डिस्पोजल है, यानी पुराना इंजन माइनस कर देंगे, नए इंजन की कॉस्ट ऐड कर देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे एक एडिशन और डिस्पोजल होता है। ऐसे समझेंगे ये हमारे 3 एसेट्स हैं और सेम नेचर के हैं, सारी एक जैसे। जब हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे, अगर मैं साल की डेप्शन लेना चाहता हूं तो 1 मिलियन को 10 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितनी डेप्शन आ जाएगी? 1 लाख।
ये मैं 6 लाख को 6,000 पे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, और 74 लाख को मैं 25 पे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 296। अब आपसे अगर कोई पूछे कि मुझे बस की डेप्रिसिएशन बताओ तो आप इन तीनों को प्लस करके बता देना, और अगर आपसे कोई पूछे बस की बुक वैल्यू बताओ तो उसकी कॉस्ट में से टोटल एक्शन माइनस कर देता। तो जब भी आपके पास पेपर के अंदर कोई सिग्निफिकेंट पार्ट वाला सवाल आ जाए, जो कि आ सकता है और एक दफा आया भी हुआ है, एक दफा पेपर में सवाल आया हुआ है, और ये पेपर में सवाल इस जैसा मैंने ACCA में देखा आया हुआ है, FR2 में इस जैसा सवाल आया हुआ है, और FR1 के अंदर भी आया एक दफा ही हुआ है अभी तक, हो सकता है आपकी किस्मत में फिर आ जाए। तो सिग्निफिकेंट पार्ट वो बताएगा, उसकी लाइफ बताएगा, उसकी कॉस्ट भी बताएगा। हमने उसको सिंपल अलग अलग 3 एसेट समझ के डेप्रिशिएट कर लेना है, और अगर कोई बेच दिया है, रिप्लेस किया है, तो जाने वाले को डिस्पोजल, आने वाले को एडिशन। जी बिल्कुल बता सकता है, और सबकी अलग अलग बता सकता है। हो सकता है वो इंजन की रेजिडुअल वैल्यू कोई और बताए, टायर्स की रेजिडुअल वैल्यू तो हो सकती है, सबकी हो सकती है। हाँ जी, प्लस किया किसी ने, कॉस्ट तो 9 मिलियन है, और इसका टोटल कितना है 391,6,100, और अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। कितनी बुक वैल्यू आ रही है, 86039. ये उसकी बुक वैल्यू है। फिर इसी तरह आगे अगर फर्दर वो कहता है स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के मेथड से डिडक्शन, वो समझेंगे 3 पार्ट का मतलब है 3 एसिड बस, और एक तरह के एसिड, सारी मशीनें। क्लियर होगी बात ये, चलें जी फिर चले चेंज इन एस्टिमेशन पे। चेंज इन एस्टिमेशन, आपके लिए तो रिवीजन ही है, मेरे लिए बस इंपॉर्टेंट है। चेंज इन एस्टिमेशन वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको बड़े ख्याल से हमने डील करना है, और इसको देखकर ही बाकी चीजें। और आज का जो आपका टेस्ट होगा उसके अंदर ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए, इन सब का एक एक पॉइंट मैंने दिया है। यानी एक्सचेंज का एक केस मैंने दिया है, एक केस मैंने यानी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का दिया है, बाय पार्ट्स वाला नहीं है, और एक क्वेश्चन तो फुल फ्लाई दिया ना लेजर बनाने वाला, और एक क्वेश्चन दिया जनरल एंट्री पास करें जी, एक्सचेंज का केस दे दिया, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का केस दे दिया, सिंपल डिस्पोजल का केस दे दिया, इस तरह से। अब चेंज इन एस्टिमेशन में होता क्या है, चेंज इन एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि आप IAS 16 के अंदर बहुत सारे एस्टिमेट इस्तेमाल करते हैं। IAS 16 के अंदर मिसाल के तौर पर जब आप किसी एसेट की लाइफ बताते हो तो वो एक एस्टिमेट होता है, जब आप उसकी रेजिडुअल वैल्यू बताते हो वो भी एस्टिमेट होता है, फिर आप जो मेथड बताते हो, अब मेथड का मतलब क्या है, मेथड कैसे डिसाइड होता है, मेथड डिसाइड होता है पैटर्न ऑफ यूज पे। पैटर्न ऑफ इसका क्या मतलब है, अब देखिए आपने मेथड डिसाइड करना है तो आपने ये देखना है कि मैंने इस एसेट को इस्तेमाल किस तरह से करना है। जैसे बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग में हम रहते हैं, अब बिल्डिंग के ऊपर जो इसका रेवेन्यू हमें आता है वो किस तरह से आता है, एक फिक्स्ड अमाउंट आ रही होती है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड बेस्ट है। जो हम गाड़ी चलाते हैं, अब गाड़ी सपोज है अगर हम लाइफ के ऊपर करेंगे ना, अब 4 गाड़ी है, हम कहते हैं जी चारों को ना यूजफुल लाइफ ले लेते हैं, उस पर डिवाइड कर देंगे। अब एक बंदा है वो गाड़ी सारा दिन नहीं चलाता, और दूसरा बंदा है वो सारा दिन उबर पे चलाता रहता है, तो किसकी गाड़ी का यूज ज्यादा हो रहा है, तो क्या सेम मेथड अप्लाई करना जायज है? आप देखेंगे किस मेथड किस मैनर से आप इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे बेनिफिट ले रहे हो, कैसे इस्तेमाल, तो उससे देखकर आपने अपना मेथड डिसाइड करना होता है। अगर सपोज है आपने एक घर में एक बिल्डिंग है उसमें अपना ऑफिस बना रही है एक, और दूसरा उसको रेंट पे दे दिया, अब जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो तब बिल्डिंग का यूज कुछ और होगा,
और अगर आपने रेंट पे दे दिया तो तब उसका यूज किसका यूज रफली होगा? रेंट वाला। वो रेंट वाला क्या समझेगा कि कौन सा भाई मेरा अपने जाति बिल्डिंग है। ये ऐसा होता है, जैसे हम भी रेंट के घर में रहते हैं। अब वहां पर जब बच्चे हमारे आप घर में चले जाए तो सारी दीवारों पे ड्राइंग्स बच्चों ने की हुई है, कोई दीवार नहीं बची, तो हर तरह के कलर में हुई है। अब वही बच्चे अपनी नानों के घर भी जाते हैं तो वहां पर दीवारें सारी साफ नजर आती है मुझे, वो उनका अपना घर है, जाति घर है। तो मैंने एक दिन वैसे ही होम मिनिस्टर से पूछ लिया कि जब बच्चे हमारे ही हैं तो वहां जाते हैं तो ये दीवारें गंदी क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि वो नानो नाराज होते हैं। तो मैंने कहा ये जी जिस बंदे का घर है वो भी नाराज होता होगा, तो आप ना गंदी किया करें दीवार। यकीन जाने हमारे चाहे रूम की दीवारें हैं या बाहर डाइनिंग की, कोई दीवार नहीं बची हुई बच्चों की ड्राइंग्स, हर तरह से जो भी उन्हें पेंसिल मिलती है उन्होंने लगा दी। और यकीन जो इन लॉज में मैं जाता हूँ तो उनकी दीवारों पे तो एक पेंट बड़ा अच्छा किया हुआ है कि यहाँ पर ऐसा होता है ना, बंदे ने हाथ रख दिया तो मैली थोड़ी सी होगी, वो भी नहीं है। और हालांकि हमारे तो सिर्फ बच्चे हमारे घर के होते हैं ना, तो वहां पर जब जाते हैं तो उन सारे बच्चे उनके जो माशाल्लाह काफी बड़ी फैमिली है तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन दीवार गंदी नहीं होती। वजह यूज चेंज है। अगर रेंट वाली बिल्डिंग है उसकी तबाही मारो और जो अपनी बिल्डिंग है उसकी हिफाजत करो, तो फिर उसकी जो लाइफ है उस तरह से भी उसकी भी लाइफ भी वैसे ही चलती है कि हम फिर डेप्रिसिएशन जब करेंगे तो उसको फिर देखेंगे कि एक को स्ट्रेट लाइन से काट देते हैं वो फिक्स, कि अगर ऑफिस अपनी बिल्डिंग है अपना ऑफिस है तो फिर आप स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर लोगे, और अगर रेंट पे है तो बेहतर है फिर रिड्यूसिंग बैलेंस, क्योंकि वो जल्दी ही उसका बेनिफिट कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन होता नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं, तो अगर आप पैटर्न ऑफ यूज चेंज कर दो, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर, आप अपनी गाड़ी खुद इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कुछ और है, आपने ड्राइवर रखा और आपने ऊबर पे चलाना शुरू कर दी, यूज चेंज हो गया। अब यूज चेंज हो गया इसका मतलब है आपको मेथड भी चेंज करना चाहिए। तो लाइफ चेंज हो जाए, मतलब आपने कहा था 10 साल गाड़ी चलेगी, अब आपको लगता है 10 साल नहीं चलेगी, लाइफ चेंज हो जाए तो एस्टिमेट चेंज हो गया। आपने कहा था जब मेरी गाड़ी की लाइफ पूरी हो जाएगी ये 5 लाख की बिक जाएगी, अब पता चला कि ये 5 लाख की नहीं बिक सकती, या 5 से कम या ज्यादा बिक जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज होगी। तो आप मुझे खुद बताएं, जब आपने लाइफ का अंदाजा लगाया था वो भी एस्टिमेट था। आपने गाड़ी खरीदी, आपने कहा जी उसकी लाइफ 10 साल है, तो क्या हकीकत में 10 साल है या अंदाजा है? फिर आपने कहा कि जब मेरी 10 साल के बाद गाड़ी बिक जाएगी, वो भी क्या है? अंदाजा। और ये जो हम पैटर्न ऑफ यूज है इसको भी वो एस्टिमेशन में कवर करता है। हालांकि इसको पॉलिसी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन ये पॉलिसी क्योंकि ये डिपेंड करता है मेथड के ऊपर, और जो मेथड चीज होती है वो पॉलिसी होती है, एस्टिमेट नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये बेस करता है पैटर्न ऑफ यूज पे, तो ये भी किसके अंदर कवर हो जाएगा? एस्टिमेट के अंदर। वो तो लाइफ होती है ना, लाइफ और रेट एक ही बात होती है। तो जनाब चेंज इन एस्टिमेशन आप लिखें जरा, अगर आपकी चेंज इन यूजफुल लाइफ आ जाए, नंबर 1 चेंज इन लाइफ या रेट एक ही बात होगी, चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू आ जाए, और चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाए। वो मेथड की जगह क्या लिखेगा? पैटर्न ऑफ यूज। अगर इनमें कोई भी चेंज आएगा हम कंसीडर करेंगे चेंज इन एस्टिमेशन। कुछ और भी है हमारे सिलेबस में, वो हम IAS 8 में पढ़ेंगे, क्योंकि IAS 16 का यही चेंज इन एस्टिमेशन है, बाकी हम और ये भी अकॉर्डिंग टू IAS 8 ही हम डील करते हैं। तो सबसे पहले जिस साल चेंज आया, पुराने सालों को नहीं छेड़ना, वो जैसे थे वैसे रहेंगे। जिस साल चेंज आया, ईयर ऑफ चेंज, ईयर ऑफ किस साल चेंज आया था? 2018 में। फिर ऐसा चेंज आया तबाही हो गई। ईयर ऑफ चेंज
आपने पहला स्टेप फाइंड बुक वैल्यू, जिस साल आपने चेंज लाएंगे उस साल क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले बुक वैल्यू, और कोई काम नहीं करना, बुक वैल्यू फाइंड करेंगे। नंबर 2, अप्लाई द चेंज। कैसे, इसको आपने कंसीडर करना है, कॉस्ट बना नहीं लेना, सिर्फ कंसीडर करना है फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पर मैं लिख देता हूं ओनली फॉर डेप्रिसिएशन। लेजर के अंदर कोई चेंज नहीं लाएंगे, जर्नल एंट्री के अंदर कोई, सिर्फ डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए ये काम करना है। फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन आपने पहले बुक वैल्यू फाइंड करनी है, उस बुक वैल्यू को कॉस्ट समझ लेना है और उसके ऊपर चेंज अप्लाई कर दे। क्या चेंज अप्लाई करना है, आपने लाइफ चेंज किया है तो लाइफ चेंज कर दो, आपने रेजिडुअल वैल्यू चेंज किया तो रेजिडुअल वैल्यू चेंज कर दो, जो भी काम करना है आप कर दो। मिसाल के तौर पर मैं एक सवाल लिखता हूं, हाँ इसमें एक और चीज भी लिख लो, अगर WDV मेथड है तो सिंपल, और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट जो कि क्या होगी अब माइनस ओवर न्यू लाइफ या, बस ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको मैं बता देता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, WDV मेथड में आपने बुक वैल्यू फाइंड करनी है और सिंपल अपना काम शुरू कर देना। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने बुक वैल्यू फाइंड करके उसको कॉस्ट की जगह बुक वैल्यू लिखनी है। रेजिडुअल वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो नहीं लिखना, अगर चेंज ना हो तो पुरानी लिखना। रेजिडुअल वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो नई रेजिडुअल वैल्यू लिखेंगे, और अगर चेंज ना हो तो पुरानी लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, अगर लाइफ चेंज हो जाए तो न्यू लाइफ, और लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ, पुरानी लाइफ ही लिखनी। अगर वो लिखता है देयर इज नो चेंज इन लाइफ, हम खुश हो जाते हैं, 10 साल है 10 पे डिवाइड कर देते हैं। जब लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ। क्लियर होगी बात। अब सवाल एक छोटा सा कर लेते हैं फिर जी, तो मैंने तो नहीं मना किया टेस्ट देने से, चलो ठीक है, सवाल इसके मैं कल आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, आप टेस्ट दे लेंगे।